नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी सेवा में ये बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके इस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो नरेश सक्सेना के द्वारा रचित जो कविता है उसका नाम है पृथ्वी। तो पृथ्वी कविता है क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने इस कविता को एक बार फिर से पढ़ाने की मांग की है। वैसे पहले मेरा पढ़ाया हुआ है और आपको वो मेरे प्ले लिस्ट में है। मेरे फ़ोटो को टच करेंगे तो प्ले लिस्ट आएगा और उस प्ले लिस्ट में आप चैप्टर को खोजिएगा तो आपको मिल जाएगा। वैसे आपकी मांग मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो मैं आपको फिर से एक बार ये मिशन बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके ये कविता का नाम पृथ्वी और कवि नरेश सक्सेना। तो बहुत ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और आपको सुनने में अच्छा भी लगेगा। ज्ञान का मतलब वो जो आपको फ़ायदेमंद हो, आपको जिससे बेनिफिट हो, फ़ायदा हो, और दूसरा वो जिसमें आपको मनोरंजन भी हो, मन भी लगता हो। तो ये पाठ वैसा ही है, ये कविता वैसी ही है, आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगी और आपका हृदय अच्छा हो जाएगा, सुनने के बाद सुकून महसूस करेंगे। तो इनका जन्म जो हुआ था वो 1939 में। अगर यह प्रश्न आता है एग्जाम में कि जन्म कब हुआ, तो 1939 में आता ही है। ऐसा प्रश्न कवि का डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो याद कर लेना है, जन्म 1939। स्थान कहाँ है, तो ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है। तो नरेश सक्सेना का जन्म हुआ ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में है ग्वालियर, और साल था 1939। शिक्षा BE ऑनर्स, इन्होंने ऑनर्स किया था इंजीनियरिंग में जबलपुर से। MEPH ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन कलकत्ता, ये इनके कॉलेज का नाम है जहाँ से ये पढ़े, इंस्टीट्यूट था वो। इंजीनियरिंग किया इन्होंने। वृत्ति इनकी रही उत्तर प्रदेश जल निगम में उप प्रबंधक, टेक्नोलॉजी मिशन के कार्यकारी निदेशक, त्रिपोली में वरिष्ठ सलाहकार। संप्रति सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति हो चुकी है और उसके बाद में ये बुंदेलखंड ग्रामीण पेयजल एवं पर्यावरण उन्नयन योजना से संबद्ध हैं। संपादन इनका है साहित्यिक पत्रिका आरंभ का इन्होंने संपादन किया। वर्ष और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की त्रैमासिक पत्रिका छायानट का सह संपादन भी किया। गतिविधियां इनकी हैं टेलीविज़न और रंगमंच के लिए हर क्षण विदा है, 10वीं दौड़, एक हती मनु का लेखन, एक नाटक आदमी का आ, देश की कई भाषाओं में 5000 से ज़्यादा बार प्रदर्शित, संबंध, जल से ज्योति, समाधान और नन्हे कदम आदि लघु फिल्मों का निर्देशन, अपनी पत्नी विजय नरेश द्वारा निर्देशित वृत्त फिल्मों जौन सार बाबर और रसखान का आलेखन। 2006 में इनको पहला सम्मान मिला। 1900 में इनको पहल सम्मान मिला। सम्मान का नाम है पहल सम्मान, वो मिला था 2006 में। 1992 में निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 1973 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सम्मान इनको मिला। समुद्र पर हो रही है बारिश, ये कविता संग्रह है इनका, उसका नाम है। नरेश सक्सेना 20वीं सदी के 7वें दशक में एक अच्छे और विश्वसनीय ही नहीं महत्वपूर्ण कवि के रूप में सामने आए हैं। ये 20वीं सदी के 7वें दशक में ये एक महत्वपूर्ण कवि बनकर के उभरते हैं। कब है इनका टाइम, तो है 20वीं सदी का ये 7वां दशक। पेशे से इंजीनियर, नरेश सक्सेना ने नवगीत आंदोलन में भी अपनी ओर ध्यान आकृष्ट किया था। साहित्य का जो नवगीत आंदोलन है उसमें भी सक्सेना जी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा। तो नवगीत में भी इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही और शीघ्र ही उन्होंने कहीं अधिक बौद्धिक, वैचारिक और कलात्मक समझ तथा संवेदना के साथ सामने आई कविताओं द्वारा अपने बारे में प्रबुद्ध जनों को फिर से सोचने और राय बनाने के लिए एक तरह से विवश किया। तो ये नरेश सक्सेना कविता को पढ़ने, लिखने और जीने के प्रति जितने सजग और गंभीर रहे हैं, उनके प्रकाशन और संग्रह संकलन को लेकर उतने ही उदासीन भी। ये लिखे तो
लेकिन उसका संग्रह करने के प्रति ये खास इंटरेस्टेड नहीं रहे। ये इनकी एक कमजोरी मान सकते हैं, इंसान की कमजोरी भी होती है। तो यही कारण है कि उनके पास संख्या में प्रकाशित और अप्रकाशित बहुत कविताएं हैं, किंतु उनका संग्रह अब तक एक ही प्रकाशित हो सका है। जीवन ही नहीं, कविताओं में भी नरेश सक्सेना का दृष्टिकोण नितांत निर्वैयक्तिक और वस्तुपरक रहा है। ऐसा लगता है कि कविताओं को रचे या लिखे जाने भर तक ही कवि उनसे आत्मिक रूप से जुड़ा रहता है। एक बार जब वे अंतिम रूप से लिख ली जाती हैं, तब कवि फिर उनसे निरपेक्ष हो जाता है। उनसे लगाव कवि बना करके कवि की जो कृतियाँ होती हैं उनके प्रति लगाव बना के नहीं रहता है। कवि निरपेक्ष हो जाता है, वो क्रिएटिविटी करता है और उसको पकड़ के नहीं रखता। समसामयिक जीवन की समस्याओं और संघर्षों से नरेश सक्सेना गहरा साक्षात्कार करते हैं और ऐसा करते हुए उनका दृष्टिकोण और संवेदना मानवीय होती है, उस अर्थ में राजनीतिक नहीं जो उनके समय में चलन में है। उनकी जो समझ है वो राजनीतिक नहीं रह जाती है, वो मानवीय संवेदना, मनुष्य का जो दुख है, मनुष्य का जो संघर्ष है, मनुष्य की जो करुणा चाहिए उसको जो दया की आवश्यकता है, स्नेह की आवश्यकता है, इन अर्थों में ये मानवीय संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं। तो दृष्टिकोण और संवेदना की प्रगाढ़ मानवीयता के भीतर ही वे राजनीति, सामाजिकता तथा प्रतिबद्धता के अन्य अर्थपूर्ण रुझानों को पचाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जो पंक्ति है आपको ये जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि कवि के विषय में बहुत कुछ है। आप जब कविता का सारांश लिखेंगे या कवि के विषय में लिखेंगे तो ये बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये 2-3 लाइन जो यहाँ पर रहता है ऐसा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कवि के विषय में ये परिचय है। सही मायने में डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेथ ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये उसके साहित्य के विषय में टिप्पणी है। साहित्य की जो खूबी है, जो क्वालिटी है, वो किस तरह की है, तो ये यहाँ पर देंगे आप कि भाई दृष्टिकोण और संवेदना की प्रगाढ़ मानवीयता के भीतर ही वे राजनीति, सामाजिकता तथा प्रतिबद्धता के अन्य अर्थपूर्ण रुझानों को पचाते हुए आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग की शिक्षा ने उनके कवि स्वभाव, रचना दृष्टि, वस्तुबोध, भाषा को और अधिक समृद्ध ही किया है। इस तरह विज्ञान और तकनीक के साथ ही विविध विषयक अपने ज्ञान को उन्होंने जिस कठोर संयम में ढाला है, वह उनके समकालीनों के बीच उन्हें विशेष पहचान देता है। इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के बाद, इंजीनियरिंग का कार्य आजीवन करने के बाद वे कवि के रूप में नजर आए, तो उनकी जो काव्य प्रतिभा है वो तकनीकी जो फॉर्मेट्स हैं उसमें ढलता हुआ मालूम पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो यथार्थवादी हो गए हैं अपनी कविता के माध्यम से। प्रस्तुत कविता पृथ्वी ऊपर कही गई बातों का ठोस साक्ष्य है। जो कविता हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी, वो उनकी इसी बात को प्रमाणित करती है। इस कविता में कवि ने पृथ्वी और स्त्री को, स्त्री औरत और पृथ्वी को सामने रखकर तुलना करने का प्रयास किया है। घर परिवार के सुपरिचित भारतीय स्त्री के आत्मसंघर्ष, स्त्री के अंदर भी संघर्ष होता है। जो स्त्रियों को नहीं जानते वो उनको आपत्ति होगी, लेकिन स्त्रियों को जब आप जानेंगे तो आप मानेंगे कि स्त्री एक रहस्य है, वह पृथ्वी से कमज़ोर नहीं है। पृथ्वी में जितना कुछ भीतर से झंझावात है, जो उसकी स्थिति है, उसी तरह से उतना ही बड़ा संघर्ष एक स्त्री का भी होता है। स्त्री और पृथ्वी कहीं ना कहीं तुलनीय हैं, एक दूसरे के समान हैं। स्त्री का भी आत्मसंघर्ष होता है, परिवार में अपनी पहचान बनाने के लिए, समाज में अपना योगदान देने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को एक मान्यता प्राप्त करवाने के लिए, पारिवारिक जिम्मेवारियों को निभाना, उसके बाद अपने व्यक्तित्व को बचाए रखना, सारी टीका टिप्पणियों को सहते हुए भी अपना योगदान देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये स्त्री का जीवन है। तो पृथ्वी से तुलना करने का प्रयास कवि ने किया। कवि को लगता है कि जो संघर्ष स्त्री करती है अपने जीवन में, उसी संघर्ष से गुजरती है पृथ्वी भी। तो कहीं ना कहीं स्त्री एक छोटी शक्ति है, छोटा सा रूप है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो इस भारी भरकम पृथ्वी से उसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। आत्मदान, ये आत्मदान है, वो आत्मदान करता है। क्या है वह पुरुष? वह महान है जो आत्मत्याग करे,
तो ये स्त्री क्या है? स्त्री को माना ही जाता है आत्मदान की प्रतिमूर्ति। वैसे ही बात अलग है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं आपको जीवन में मिलेंगी जो आत्मदान बिल्कुल नहीं करती, लेकिन जनरल स्त्री की ये धारणा है, स्त्री के विषय में ये परिभाषा है कि स्त्री अपना आत्मोत्सर्ग करती है, अपना सुख चैन, अपना जीवन कुर्बान करती है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए। तो स्त्री क्या है? आत्मदान की प्रतिमूर्ति है। आत्मदान, सेल्फ सेक्रीफाइस, अपना त्याग करना, अपने स्वार्थ को छोड़ना, दूसरों के लिए जीना, ये खूबी मानी जाती है स्त्री की। जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो ऐसे चरित्रों से हमारा पाला पड़ता है कि वो जो जिनकी प्रशंसा होती है वो ऐसे होते हैं जो समाज में बहुत ही उपयोगी हैं। उपयोगी किस रूप में है? तो अपना तो विकास करता ही है व्यक्ति, उसके साथ साथ वो समाज उपयोगी कितना है, वो आत्मदान कितना करता है, वो त्याग कितना करता है, ये भी समझने की बात है। तो आत्मदान और त्याग को इतनी सरलता और किंतु गहनता के साथ उकेरा है कि विस्मित रह जाना पड़ता है। कविता पढ़ने के बाद घर घर में दिखाई पड़ती स्त्री एक अद्भुत गरिमा से परिपूर्ण प्रतीत होती है। स्त्री जो घर घर में रहती है, जब उसकी तुलना हम एक पृथ्वी से करते हैं तो इस स्त्री को हम क्या सम्मान देते हैं? तो कहीं ना कहीं यह भी नारी सशक्तिकरण, जो आज के ज़माने का एक मुख्य फंडा है, उसको ये पृष्ठपोषित करती हुई कविता है। नारी सशक्तिकरण का ही थीम है इसमें। यह कविता नरेश सक्सेना की कविता संकलन समुद्र पर हो रही है बारिश से ली गई है। यह परीक्षोपयोगी हो गया कि यह कहाँ से, किस संकलन से ली गई है? समुद्र पर हो रही है बारिश। पृथ्वी किस काव्य संग्रह से है? तो वह समुद्र पर हो रही है बारिश। कवि का नाम नरेश सक्सेना। तो पृथ्वी में क्या है मेरे दोस्तों? ये मिशन बोर्ड एग्जाम अगर है तो उसमें आप इसको याद करें कि पृथ्वी कविता है। कवि का नाम नरेश सक्सेना। ये जिस ग्रंथ, जिस संकलन से कविता ली गई है उसका नाम है समुद्र पर हो रही है बारिश। इसका थीम क्या है? तो पृथ्वी की तुलना की गई है स्त्री से। इसमें साम्य क्या है कि आत्मसंघर्ष स्त्री का, आत्मदान स्त्री का, त्याग स्त्री का, उसकी तुलना की गई है पृथ्वी के आत्मसंघर्ष, आत्मदान और त्याग से। तो कवि को लगता है कि पृथ्वी और स्त्री आमने सामने रख करके दोनों को एक नज़र से देखा जाना चाहिए। कवि जो नरेश सक्सेना है वो क्या है? तो पेशे से इंजीनियर थे। कहाँ के थे? तो ग्वालियर के थे। ग्वालियर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कविता में पढ़ने के लायक क्या है। तो कविता की जो ये बात है, देखिए, नरेश सक्सेना की किसी और कविता की ये पंक्तियां हैं। वह संग्रह वही है, समुद्र पर हो रही है बारिश, वहीं से कविता ली गई है। जैसे चिड़ियों की उड़ान में शामिल होते हैं पेड़, क्या कविताएं होंगी मुसीबत में हमारे साथ। मतलब क्या है कि चिड़ियों की उड़ान में शामिल होते हैं पेड़। पेड़ चिड़ियों की उड़ान में कैसे शामिल होते हैं? आप एक तरह से सोच सकते हैं कि उड़ती हैं चिड़िया, तो चिड़िया जब उड़ती है तो उसमें पेड़ कैसे शामिल हो गए? तो पेड़ पर ही तो रहती है चिड़िया। अगर पेड़ नहीं हो तो चिड़िया कहाँ रहेगी? जब रह ही नहीं पाएगी तो चिड़िया, तो वो उड़ भी नहीं पाएगी। तो चिड़िया अगर फ्लाई करती है, आसमान में उड़ती है, तो मतलब है कि पेड़ ही उसके जड़ में है, उसका मूल पेड़ है। व्यक्ति अगर विकास करता है तो उसका मूल उसका परिवार है। परिवार है तभी व्यक्ति विकास करता है, पेड़ है तभी चिड़ियों का जीवन है। इसलिए ये पंक्ति हुई कि चिड़ियों की उड़ान में शामिल होते हैं पेड़। पेड़ कहने के लिए उड़ते नहीं हैं, उड़ती हुई दिखाई पड़ती है चिड़िया। विकास करता है व्यक्ति, ऑफिसर बन जाता है, बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित करता है, महान व्यक्ति के रूप में लोगों के समक्ष आता है व्यक्ति। लेकिन वह व्यक्ति क्या है? वो जिस परिवार से आता है उस परिवार के का जो प्रणाली थी, उस प्रणाली का ही फल हुआ कि वह व्यक्तित्व बन करके समाज के सामने आया। तो जो सम्मानित हो रहा है, जिसके गले में माला हम डाल रहे हैं, वह माला उस व्यक्ति के गले में तो डाल ही रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वह उस परिवार के गले में भी वह माला है। तो ये क्या कविताएं होंगी मुसीबत में हमारे साथ? यस, कविताएं ही तो हैं जो व्यक्ति में को मुसीबत में साथ देती हैं। जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो वह कविता ही है। जब हम
सत्यमेव जयते बोलते हैं वह भी कविता ही है। जब हम शादी ब्याह करते हैं तो मंत्रोच्चारण करते हैं, वह भी कविता है। जब हम खुश होते हैं तो गीत गाते हैं, वह भी कविता है। जब हम रोते हैं, दुखी होते हैं, तो वहाँ जो हमारे मुंह से दर्द की आवाज़ निकलती है, वह भी कविता है। कविता तो है ही, हमारे साथ है, मुसीबत में भी हमारे साथ है। कविता हमारी आवाज़ है, हमारी विशेष अनुभूति है। जो कविता है वह दुख में भी हो सकती है और सुख में भी हो सकती है। शिशु लोरी के शब्द नहीं संगीत समझता है। शिशु लोरी जो हम सुनाते हैं उसमें जो शब्द है उसका मीनिंग वो नहीं जानता, लेकिन जो उसको तुकबंदी होती है, जो उसमें संगीतमय प्रवाह होता है, कभी जो बच्चा है, शिशु है, वह उसको समझता है। तो जीवन का जो संगीत है उसको समझने की ज़रूरत है, शब्दों में क्या रखा है। अभी वह अर्थ समझता है, बाद में सीखेगा भाषा। अभी तो वो संगीत समझ जाता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तो भाषा सीखेगा। तो इंसान को कम से कम अर्थ तो समझ में आना ही चाहिए। तो मेरे दोस्तों, अर्थ कहना सीखो, भाषा बाद में सीखी जा सकती है। जो आपके मन में भाव है उसको लोगों के समक्ष लाइए, कहिए मजबूती के साथ। मेरे दोस्तों, भाषा की शुद्धि अशुद्धि होती रहेगी। कविता पढ़ने का मतलब यही है कि आपका चरित्र मजबूत हो, आप एक ऐसे इंसान के रूप में नज़र आवें कि दुनिया आपको सलाम करे। आपके अंदर मजबूती होनी चाहिए, चरित्र आपका इतना मजबूत हो कि वो हर परिस्थिति में अडिग हिमालय की तरह खड़ा रहे। तो फिर अब हम पढ़ेंगे इस कविता को। पृथ्वी तुम घूमती हो। पृथ्वी के विषय में हम क्या जानते हैं? जो कवि कहता है कि पृथ्वी घूमती है। सबको पता है कि पृथ्वी घूमती है। द अर्थ रोटेट्स। कहाँ घूमती है? दो तरह से। एक घूमती है वो सूर्य के चारों तरफ, ठीक है, और एक घूमती है पृथ्वी अपनी अक्ष पर, धुरी पर। पृथ्वी दो तरह से घूमती है। जो उसकी कील है, धुरी है, उस पर भी पृथ्वी घूमती रहती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती रहती है। तो दो तरह से घूमती है। दो घूमने की प्रक्रिया साथ साथ होती रहती है। जैसे तो कभी बोला कि पृथ्वी तुम घूमती हो, तो घूमती चली जाती हो, कंटिन्यूटी है। अगर पृथ्वी घूमना अपना छोड़ दे तो जाने क्या हो जाए। पृथ्वी घूमती है और लगातार घूमती ही रहती है। जाने वो दिन कब आएगा कि पृथ्वी अपना घूमना छोड़ दे। पृथ्वी जैसे ही घूमना छोड़ दे तो जीवन संभव नहीं रहेगा। गति ही जीवन है। तो घूमती चली जाती है पृथ्वी, लगातार घूमती रहती है, बेरोक टोक, निर्बाध, अपने केंद्र पर घूमने के साथ ही एक और केंद्र के चारों ओर घूमते हुए लगातार। पृथ्वी अपने केंद्र पर घूमती है, एक तरह का घूमना हुआ, और उसके अलावा एक और केंद्र के चारों ओर घूमते हुए लगातार, और उसके अलावा वो सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। तो ये हुआ पृथ्वी का घूमना, दो तरीके का घूमना। एक हुआ, अगर प्रश्न पूछा जाए कि पृथ्वी किस प्रकार से दो तरह से घूमती है, दो प्रकार से घूमती है पृथ्वी, स्पष्ट करें। तो एक घूमती है अपनी धुरी पर, लगातार घूमती रहती है, और एक घूमती है वो सूर्य के चारों तरफ। तो दो तरह से घूमती है। क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते? अगर इस तरह से घूमेगा कोई इंसान तो उसको चक्कर आ जाएगा। जब हम बचपन में थोड़ा घूम लेते हैं लगातार, तो नाचते हैं तो चक्कर आता है। तो कि पृथ्वी लगातार घूमती है तो क्या उसको चक्कर नहीं आता होगा? मान लो कि पृथ्वी कोई आदमी है, कोई जीव है, तो स्वाभाविक है कि कभी उसे यह प्रश्न पूछता है, क्या तुम्हें चक्कर नहीं आते? यहाँ पर यह मानविकीकरण है, मानवीकरण है। कवि यहाँ पर पृथ्वी का मानवीकरण कर रहा है। अपने आधे हिस्से में अंधेरा, पृथ्वी के आधे हिस्से में क्या रहता है? अंधेरा, और आधे में उजाला। रात को दिन और दिन को रात करते कभी कभी कांपती हो। कभी कभी धरती कांपती है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो हम उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप तो लगता है नष्ट कर दोगी अपना सारा घर बार। जब तुम कांपती हो तो लगता है कि नष्ट कर दोगी सारा घर बार। जब भूकंप होता है तो पूरा जीव जगत डर जाता है। अपनी गृहस्थी के पेड़ पर्वत, शहर नदी गांव टीले, सभी कुछ को नष्ट कर दोगी। पृथ्वी की जो यही पैदाइश है, पृथ्वी के ऊपर ही है पेड़ पौधे, शहर नदी गांव टीले, सब के सब। लगता है कि सब बर्बाद हो जाएगा। जब घर के गार्जियन भी गुस्सा होता है, अभिभावक गुस्से में आते हैं, माता पिता गुस्से में होते हैं, तो लगता है कि समूचा वो एक दिन में बर्बाद कर डालेंगे, तहस नहस कर देंगे। तो उसी तरह से धरती जब कभी कभी कांपती है तो लगता है कि वो बहुत गुस्से में है,
लगता है कि सब कुछ बर्बाद कर देगी। पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? कवि को संदेह होता है कि हो ना हो पृथ्वी कोई स्त्री हो, पृथ्वी की आत्मा हो ना हो किसी स्त्री की आत्मा हो। तुम्हारी सतह पर कितना जल है? सबको पता है पृथ्वी पर जल है। कितना? बहुत, 3/4 जल है। तुम्हारी सतह के नीचे भी जल ही है, और ऊपर ही नहीं बल्कि सतह के नीचे भी जल ही है। तुम्हारी सतह पर कितना जल है? तुम्हारी सतह के नीचे भी जल ही है, लेकिन तुम्हारे गर्भ में, पृथ्वी की गर्भ में क्या है? गर्भ के अंदर केंद्र में तो अग्नि है, भीतर गर्म लावा है, अग्नि है, वो एकदम आग है, सिर्फ अग्नि, भीतर एकदम भट्ठी है, पूरा गर्म है। पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? फिर कभी पूछा, हे पृथ्वी, क्या तुम कोई औरत हो, कोई स्त्री हो? कितने ताप, कितने दबाव और कितनी आर्द्रता से औरत, स्त्री का जीवन क्या है? वह ताप को बर्दाश्त करती है, दबाव में रहती है घरों में, लेकिन उसमें आर्द्रता भी रहती है, नमी रहती है। आर्द्रता मतलब नमी। अपने कोयलों को हीरों में बदल देती हो। पृथ्वी के अंदर हीरे भी मिलते हैं, कोयले भी मिलते हैं। तो पृथ्वी की खूबी है कि वो कोयलों को हीरों में बदल देती है। तो स्त्री भी कोयले जैसे लोगों को भी कोई कोई स्त्री ऐसी मिलती है जीवन में कि उनको हीरा बना देती है। माँ खुद दुख झेलती है, उसके पुत्र कितने नामुराद होते हैं, फिर भी वे हीरो जैसे चमकते हैं कभी कभी। तो स्त्री का रोल व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा है। किन प्रक्रियाओं से गुजरकर जीवन में संघर्ष की प्रक्रियाएं हैं, जिनको व्यक्ति को ताप सहना होता है, दबाव झेलना पड़ता है, उसको आर्द्रता मेंटेन करनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। कितने चुपचाप, बिना किसी प्रतिरोध के, साइलेंटली चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती है। पृथ्वी, रत्नों से ज़्यादा, रत्नों के रहस्यों से भरा है तुम्हारा हृदय। हे पृथ्वी, तुम्हारे अंदर तो रत्न हैं, खान हैं, माइंस हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा यह रत्नों के रहस्यों से भरा है तुम्हारा हृदय। अब भी क्या क्या है धरती के नीचे ये पता नहीं है, रहस्य है। जो रत्न मिले हैं वो बेशकीमती हैं, लेकिन कितने रहस्य हैं, कितने रत्न हैं, ये रहस्य की बात है। कोई नहीं समझ पाया है पूरी इस नेचर को, इस प्रकृति को समझना असंभव है। तो पृथ्वी भी प्रकृति का ही पार्ट है, तो पूरा का पूरा पता नहीं। तो जितनी मात्रा में रत्न है, उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में रत्नों से संबंधित रहस्य हैं जो पता नहीं है, भरा है तुम्हारा हृदय। तो उसी पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? पुनः पूछता है कवि कि हे पृथ्वी, क्या तुम कोई स्त्री हो? क्योंकि स्त्री का जीवन भी इन सब प्रक्रियाओं से ही गुजरता है। लगता है कि पृथ्वी और स्त्री में बहुत ही समानता है, सादृश्य है। तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, स्त्री भी उसी तरह से अपने परिवार में, अपनी धुरी पर और अपने समाज में भी घूमती है और लगातार घूमती है। तभी तो यह जीवन खिलता है, यह जीवन बनता है। अब अभ्यास है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी एक बार देखते हैं। कवि को पृथ्वी स्त्री की तरह क्यों लगती है? क्योंकि स्त्री भी दुख सहती है, कष्टों को बर्दाश्त करती है और ताप से जलती है और आत्मदान करती है। उसके अंदर अनवरत संघर्ष है। स्त्री के अंदर भी रत्न हैं, पृथ्वी के अंदर भी रत्न हैं, रत्नों से भरा हुआ रहस्य है, और स्त्री का जीवन भी रहस्य है। आप स्त्री को पूरी तरह समझ नहीं सकते, स्त्री एक रहस्य ही होती है। तो ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे विचार में कवि ने पृथ्वी को स्त्री की तरह माना है, और उसका मानना बिल्कुल सही है। पृथ्वी के कांपने का क्या अभिप्राय है? पृथ्वी के कांपने का अभिप्राय है भूकंप का होना। पृथ्वी कांपती है, तो पृथ्वी कांपती है मतलब पृथ्वी गुस्से में होगी, हो सकता है, इसलिए पृथ्वी कांपती है। तो भूकंप क्यों होते हैं? तो अव्यवस्थाएं होती हैं धरती के अंदर, उसके कारण से पृथ्वी कांपती है। तो पृथ्वी के कांपने का मतलब है भूकंप का होना। पृथ्वी की सतह पर जल है और सतह के नीचे भी, लेकिन उसके गर्भ के केंद्र में अग्नि है। स्त्री के संदर्भ में इसका क्या आशय होगा? तो स्त्री के जीवन में भी देखते हैं कि रोने के अवसर ज़्यादा आते हैं, उनकी आंखों में आंसू बहुत जल्दी आते हैं, और उनका जीवन पूरा जल से ही भरा है, जल ही जल है जीवन में। जो आंखों में आंसू हैं, करुणा है,
दया है, ये सब सरस बातें हैं। स्त्री को रस की खान माना जाता है, प्यार का सागर है स्त्री को कहा जाता है। तो और धरती में भी क्या है कि भीतर आग है लेकिन ऊपर नीचे जल है। स्त्री के अंदर भी तो आग है, स्त्री के अंदर भी एक अग्नि है जो स्त्री को जलाती है पूरे जीवन भर, और स्त्री धरती से यहाँ पर तुलनीय हो जाती है। पृथ्वी कोयलों को हीरो में बदल देती है। क्या इसका कोई लक्ष्यार्थ है? हाँ, इसका लक्ष्यार्थ है। जैसे पृथ्वी कोयलों को हीरो में बदलती है, उसी तरह से स्त्री अपने प्यार से, अपने त्याग से, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका से कोयले जैसे संतानों को भी हीरो में तब्दील कर देती है। वह छोटे बच्चे को वयस्क बना देती है, पाल पोस कर प्यार करके। तो निश्चित रूप से कोयला जिस तरह से हीरा बन जाता है पृथ्वी की कोख में, उसी तरह से स्त्री के सहयोग से एक व्यक्ति सफल इंसान बन जाता है, हीरा की तरह चमकदार हो जाता है। रत्नों से ज़्यादा रत्नों के रहस्यों से भरा है तुम्हारा हृदय। कवि ने इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहा है? रत्नों से ज़्यादा मतलब रत्न तो होते ही हैं धरती के अंदर, लेकिन उनसे भी ज़्यादा रत्नों से संबंधित रहस्य है। तो धरती के विषय में है कि धरती को पूरी तरह कोई समझ नहीं पाया है। कवि क्या कहना है कि रहस्य है। रहस्य वो बात होती है जिसको हम पूरी तरह जानते नहीं, अनजान रहते हैं तो बोलते हैं कि ये रहस्य है। तो धरती में पता है कि धरती में बहुत सारे रत्न हैं, लेकिन उनके विषय में अभी सब कुछ पता नहीं है। तो रत्नों के रहस्यों से भरा है इस धरती का हृदय। तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो। यहाँ घूमने का क्या अर्थ है? यहाँ घूमने का अर्थ है लगातार। जैसे धरती लगातार घूमती रहती है अपनी धुरी पर सूर्य के चारों तरफ, उसी तरह से स्त्री का जीवन भी लगातार संघर्षशील है, लगातार एक्टिव है, वो लगातार चलती रहती है, वो घूमती रहती है। तो मतलब पृथ्वी गतिशील है, गति ही जीवन है, पृथ्वी जीवन का भी प्रतीक है। क्या यह कविता पृथ्वी और स्त्री को अक्ष बर अक्ष रखकर देखने में सफल रही है? इस कविता का मूल्यांकन अपने शब्दों में करें। महान कवि नरेश सक्सेना ने इस कविता में पृथ्वी और स्त्री को अक्ष बर अक्ष रखकर देखने का प्रयास किया है, और इसमें वे पूर्णतः सफल रहे हैं, क्योंकि स्त्री और पृथ्वी में उन्होंने बहुत सारी समानताएं ढूंढी हैं जो स्त्री और पृथ्वी को बराबर साबित करता है। तो फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि कवि की जो कल्पना है स्त्री और पृथ्वी में समानता खोजने की, वह एक महान कवि की पहचान है, और उसमें कवि पूर्णतः सफलता पाता हुआ नज़र आता है। तो पृथ्वी और स्त्री जैसे दोनों ही पूरक हैं, एक दूसरे के समान हैं, क्योंकि दोनों ही दुख सहते हैं, गर्मी को बर्दाश्त करते हैं, दोनों के ऊपर नीचे जल है, लेकिन उनके हृदयों में आग होती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी और स्त्री समान हुए। निश्चित रूप से इनको अक्ष बर अक्ष रख कर देखने में कवि को सफलता मिली है। तो ये आपको हुआ। इसके बाद भी देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपकी पुस्तक में है। आर्द्रता का मतलब है नमी। आर्द्रता ये स्त्रीलिंग है। अगर कहा जाए कि आर्द्रता पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो आर्द्रता स्त्रीलिंग है, नमी भी स्त्रीलिंग है। ठीक है। गृहस्थी घर की व्यवस्था को बोलते हैं गृहस्थी। उनकी गृहस्थी अच्छी चल रही है, मतलब गृहस्थी भी स्त्रीलिंग है। सतह भी स्त्रीलिंग है, यह भी स्त्रीलिंग है। सतह को बोलते हैं ऊपरी तल। तो ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपको मिशन बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत इस कविता को मैंने पढ़ाया। आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखते रहिए। आपको परीक्षा तक मैं इतनी तैयारी करा ही दूंगा कि आप बहुत अच्छा अंक ला करके पास होंगे। यकीन रखिए, मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूं, और मैं बहुत सारे चैनल्स की तरह हाँकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। तो पढ़ा रहा हूं, आप इस पर भरोसा रखिए, आपको नंबर बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।